हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट के बारे में। जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट गैसियस स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके पहले तक सारी बातें पढ़ी थी। आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट। उसके बाद इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करेंगे, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर जब जान सकेंगे तभी हम लोग उस एक्सेप्शन को जान सकेंगे जो कि हाइड्रोजन और हीलियम जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट से एक्सेप्शन शो करता है। उसके बाद बात होगी पार्शियल प्रेशर की, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूज़न की, ठीक है, या ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न की। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट होता क्या है। देखिए, जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट को समझने के लिए आइए ज़रा सा हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये गैस फिल है। अब यहाँ पे एक फाइन होल बनाया जाए जिससे क्या है कि यहाँ से निकल के गैस एक्सपेंड हो, और एक्सपेंड होने के दौरान इस बात का ख्याल किया जा रहा है कि ना तो हीट आपको ली जा रही है ना ही दी जा रही है, माने Q इक्वल टू क्या है, 0 है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडियाबेटिकली। तो यहाँ पे कूलिंग होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी गैस को एक्सपेंड किया जाए फ्रॉम अ फाइन होल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देन कूलिंग अकर्स। इसी को बोला जाता है जूल थॉम्सन इफेक्ट। ठीक है बच्चों, ये तो रहा आपका जूल थॉम्सन इफेक्ट। अब इस जूल थॉम्सन इफेक्ट से दो चीज़ें, दो गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये एक्सेप्शन शो करती है। माने क्या है, एक्सेप्शन शो करने का मतलब ये हुआ कि अगर कहा जाएगा कि इन गैसों को एक्सपेंड किया जाए एडियाबेटिकली तो कूलिंग नहीं होगी, बल्कि इन गैसों को अगर एक्सपेंड किया जाए एडियाबेटिकली तो ये गैसें वार्म्ड हो जाएंगी, यहाँ पे हीटिंग हो जाएगी। वार्म्ड अप का मतलब क्या हो जाएगी, कूलिंग ना होके क्या हो जाएगी, हीटिंग हो जाएगी। तो मैंने कहा ना कि ये एक एक्सेप्शन आएगा, और ये एक्सेप्शन को समझने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में। दूसरी बात, और एक एक्सेप्शन की बात कर लिया जाए, या कहिए कि देखिए वो तो एक कॉन्सेप्ट पे है। जैसे हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे कूलिंग क्यों हुई, कूलिंग इसलिए हुई कि यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसको ओवरकम करने के लिए जब एक्सपैंड हुई गैस, एक्सपैंड कब होगी, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगा, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ओवरकम वर्क डन करना पड़ा गैस द्वारा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी क्या हुई, कम हुई, माने टेम्परेचर उसका गिरा। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब क्या, टेम्परेचर गिरा। इन सब बातों को हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेशन बना के पढ़ा था। कहाँ पे, थर्मोडायनामिक्स में। एक बार वहाँ पे आप जाके इस बात को देख सकते हैं। मैंने कहा था कि आप इफ अ गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली देन, ठीक है, कूलिंग, और इफ अ गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली तो कूलिंग, और अगर कंप्रेस किया जाए तो हीटिंग। इन सारी बातों को हम लोगों ने सीखा था। चलिए फिलहाल उसके बाद अगर ये गैस मान लीजिए कि आइडियल है, देखिए ना, आइडियल अगर हो जाए, अगर ये अभी तक जो बात मैंने किया वो क्या थी, गैस से रियल थी। लेकिन अगर इफ गैस कैसी है, आइडियल हो जाए, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते। और जब इनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो क्या कोई वर्क डन होगा, क्या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगी, बिल्कुल नहीं। तो अगर कहेंगे कि कोई आइडियल गैस है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है एडियाबेटिकली, तब यहाँ पे जूल थॉम्सन इफेक्ट नहीं लगेगा, माने ना तो उसकी कूलिंग होगी ना ही हीटिंग होगी। तो यहाँ पे आइडियल गैस में हम कहेंगे नो जूल थॉम्सन इफेक्ट, जूल थॉम्सन इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। दूसरी बात, और जब यहाँ पे जूल थॉम्सन इफेक्ट होता है, कहिए ड्यूरिंग जूल थॉम्सन इफेक्ट एंथैल्पी
एंथैल्पी रिमेन सेम, माने डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा एच ज़ीरो हम लोगों ने और पढ़ा था कब, जब सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ा था तब वहाँ पे कहा था आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच ज़ीरो होता है, ठीक है ना, डेल्टा वी ज़ीरो होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ऐसे यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट के दौरान डेल्टा एच ज़ीरो होता है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए, ठीक है। आइए ज़रा सा देखते हैं ये जो हाइड्रोजन और हीलियम ने एक्सेप्शन शो किया किससे, जूल थॉम्सन इफेक्ट से, तो क्यों शो किया उसके बारे में आते हैं कि अब उसके लिए हम लोगों को पढ़ना होगा इन्वर्जन टेम्परेचर। आइए ज़रा सा देखते हैं क्या है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर अगर मैं TI से रिप्रेजेंट कर दूं, देखिए ये ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे कोई कूलिंग या कोई हीटिंग नहीं होती है, माने कह सकते हो यहाँ पे जूल थॉम्सन इफेक्ट नहीं होता है। देखिए अब मान लिया कि ये वैल्यू इतनी सी एक वैल्यू मान लीजिए कि ये क्या है, TI है। इस टेम्परेचर पे नो हीटिंग और कूलिंग, दैट इज नो जूल थॉम्सन इफेक्ट, माने वो टेम्परेचर जिस पे जूल थॉम्सन इफेक्ट नहीं होता है, ना ही कूलिंग होती है गैस को एक्सपेंड करने पे, ना ही हीटिंग होती है। अब रही बात इससे ऊपर जाइए, इससे ऊपर जाइए है ना, एबव दिस टेम्परेचर, एबव TI माने इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर, या इसके नीचे जाइए बिलो दिस टेम्परेचर, ठीक है, इसके ऊपर जाइए या इसके नीचे जाइए। इसके ऊपर जाओगे और जब एक्सपेंड करोगे, एडियाबैटिकली एक्सपेंड करोगे तो हीटिंग होगी, इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जब इसके नीचे रहोगे और हीटिंग करोगे, एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड किया जाए एडियाबैटिकली तो कूलिंग होगी, कूलिंग होगी, ठीक है। माने इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर गैसों को अगर एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया जा रहा है तो हीटिंग होती है, गैसें वार्म्ड अप हो जाएंगी, और जिसके नीचे अगर हीट किया जाएगा तो गैसेस कूल हो जाएंगी। अगर इन्वर्जन टेम्परेचर पे आप हीट किया जाए तो इन्वर्जन टेम्परेचर पे एक्सपेंड किया जाए तो ना ही हीटिंग ना ही कूलिंग हो जाएगी, ठीक है ना, माने जूल थॉम्सन इफेक्ट वहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए इन्वर्जन टेम्परेचर ये जो है हाइड्रोजन के लिए 80 डिग्री -80 डिग्री सेंटीग्रेड, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, और हीलियम के लिए ये होता है -240 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइड्रोजन के लिए -80 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम के लिए -240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो, बहुत ही कम ये टेम्परेचर है, माने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। और जब बहुत कम है, आप देखिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इससे हमेशा ही ऊपर रहता है, हमेशा ही ऊपर रहता है, 25 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री, है ना, मतलब इस तरीके से वेरिएशन होता है, लेकिन कभी है ना हमेशा एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात देखा जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये देखिए ये टेम्परेचर इससे बहुत कम है, तो क्या है कि इनका इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत कम था, माने जब भी गैस को हीट करने एक्सपेंड करने जा रहे तो इससे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। और हमने कहा इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर अगर किसी गैस को
हीट एक्सपैंड किया जा रहा है तो हीटिंग आती है, गैसेस वार्मड अप हो जाती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन और हीलियम जूल थॉम्सन इफेक्ट से क्यों एक्सेप्शन शो करती है, तो कहोगे कि इसका इनवर्जन टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये बात रही एक्सेप्शन के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम इनका इन्वर्जन टेम्परेचर माने TI वेरी लो, माने एक का -80 डिग्री सेंटीग्रेड और एक का -240 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी वजह से ऐसा हुआ। आइए ज़रा सा पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर के बारे में। ये आपका जूल थॉम्सन इफेक्ट, और जूल थॉम्सन इफेक्ट से जो एक्सेप्शन था उसको हम लोगों ने देख लिया इन्वर्जन टेम्परेचर के थ्रू जाके। ठीक है, आइए ज़रा सा बात करते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर, यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए, इन्होंने पहली बात तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहिएगा कि ये वैलिड है किसके लिए, 2 or मोर अनरिएक्टिव। सी अभी ना कहीं 2 और मोर कहने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं। वैलिड फॉर अनरिएक्टिव गैसेस। क्यों भाई, अनरिएक्टिव गैसेस। और कहते हैं ये इनवैलिड हो जाता है किस पे, फॉर रिएक्टिव गैसेस के लिए। ठीक है बच्चों, माने अगर अमोनिया और HCl को किसी कंटेनर में रख दिया जाए तो यहाँ डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर नहीं लग पाएगा, क्योंकि अमोनिया और HCl रिएक्शन कर लेंगे और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। माने जो आपस में रिएक्टिव होंगे वहाँ पे ये लॉ नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि किसके लिए वैलिड है, अनरिएक्टिव है। जैसे अब मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में गैस A, गैस B, गैस C, ऐसे 2 or more than 2 गैसेस हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रही हैं, अनरिएक्टिव गैसेस हैं। तो मान लीजिए गैस का पार्शियल प्रेशर PA होगा, B का PB और C का पार्शियल प्रेशर PC। तो कहते हैं ये जो आपका कंटेनर है इसका टोटल प्रेशर, माने टोटल प्रेशर कंटेनर माने ये गैस का टोटल प्रेशर PT, टोटल प्रेशर ऑफ गैस इनके पार्शियल प्रेशर के ऐड के बराबर होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B और पार्शियल प्रेशर ऑफ C, ये हो जाएगा। ऐसे जितनी गैसेस होंगे सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर हो जाएगा। कह सकेंगे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इफ 2 or more than 2 unreactive gases is placed in a container, then total pressure is equal to partial pressure of gas. Then total pressure is equal to the add of partial pressure of each gas. हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के ऐड के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जो पार्शियल प्रेशर निकालना हम लोग सीख भी चुके हैं, एक बार देख लेते हैं पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं। पार्शियल प्रेशर निकालते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये निकालते हैं। कई बार बच्चों ऐसा होगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल प्रेशर नहीं दिया रहेगा, तब उस कंडीशन में आप टोटल प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर माने 1 को माना करोगे। कहते हैं कि इफ क्या है, PT इज नॉट गिवन, इफ PT इज नॉट गिवन देन आप क्या करोगे,
ठीक है, PT माने प्रेशर को क्या मानोगे, 1 मान लिया करोगे। और जब 1 मानोगे तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। माने अगर क्वेश्चन में कोई प्रेशर नहीं दिया है, टोटल प्रेशर नहीं दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन में आपसे पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए किसी गैस का कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए, और वही क्या हो जाएगा, आपका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। माने पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, जिस गैस का मोल फ्रैक्शन निकालोगे उस गैस का नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये सब निकालना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो ये रही बातें बच्चों किसके लिए, डाल्टन लॉ। अच्छा, दूसरी बात ये होगा कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर एक्वस टेंशन की बात होगी, माने वे प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ये प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो होगा इसको आप कहते हो एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर उसको आप कहोगे एक्वस टेंशन, ठीक है, और उसको कहोगे। तो डाल्टन लॉ ने ये कहा था कि टोटल प्रेशर जो PT होता है वो प्रेशर ऑफ गैस साथ साथ में प्लस एक्वस टेंशन। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन में एक्वस टेंशन भी दिया हुआ है, ठीक है, एक्वस टेंशन भी दिया हुआ है और टोटल प्रेशर निकालने जा रहे हैं, तो जो आप जो है सारे गैस के पार्शियल प्रेशर को ऐड करोगे तो उसमें एक्वस टेंशन भी ऐड करोगे। या कहिए टोटल प्रेशर दिया हुआ है और गैस का प्रेशर पूछा जा रहा है, तो वहां से टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। जरा सा आइए कुछ और जहां पे आप कुछ गलतियां कर सकते हो, जैसे अगर कहा जाए कि कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में 1 एटमॉस्फेयर पे अमोनिया है ना, अमोनिया एक कंटेनर में 1 एटमॉस्फेयर पे, अमोनिया एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और HCl है एट 1 एटमॉस्फेयर। माने यहाँ पे प्रेशर दे ही दिया, ना भी दिया होता तब क्या कहते, तब 1 ही मान लेते। कहते एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 1 एटमॉस्फेयर पे अमोनिया और 1 एटमॉस्फेयर पे HCl है, तब हमसे कहा जा रहा है कि टोटल प्रेशर बताइए। तो फाइनल प्रेशर पूछा जा रहा है, फाइनल प्रेशर क्या होगा बताओ बच्चों जल्दी से। फाइनल प्रेशर देखिए, अमोनिया है और HCl है, ये दोनों रिएक्शन करेंगी आपस में। सबसे पहली बात तो कह देंगे कि यहाँ पे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल नहीं है, और ये जब रिएक्शन करेंगी तो अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे, और अमोनियम क्लोराइड क्या है, वाइट पाउडर। हाँ बच्चों, और ये क्या माने क्या हो गया, सॉलिड होता है और सॉलिड का प्रेशर 0, तो माने क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। कहते हैं कंटेनर में 1 एटमॉस्फेयर, 1 न करके 2 1 एटमॉस्फेयर पे जो है आपका क्या है, अमोनिया, और 1 एटमॉस्फेयर पे HCl है, तो फाइनल प्रेशर ऑफ कंटेनर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बना दे रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सॉलिड होता है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होता है। इस तरीके से इसको आप कहोगे कि फाइनल प्रेशर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड का पार्शियल प्रेशर, सॉलिड का प्रेशर, सॉलिड है नो प्रेशर, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका डाल्टन लॉ। तो अगर मान लीजिए ज़रा सा देखिएगा कि कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई गैसेस, गैस 1, गैस 2, गैस 3, गैस 4, ऐसे बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं। तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इस तरीके से सारे के पार्शियल प्रेशर को जोड़ दिया जाएगा, ये टोटल प्रेशर मिल जाएगा। और P इक्वल टू क्या होता, P एट कांस्टेंट
P1 V1 P2 V2, ये PV/T, और ये क्या हो जाएगा P1 V1/T1 प्लस P2 V2/T2 प्लस P3 V3 T3 P4 V4 T4। इस तरीके से सवाल ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, है ना। तो ये रही कुछ बातें आपको डाल्टन्स लॉ की। तो आपने क्या पढ़ा, इन्वर्जन टेम्परेचर पढ़ा, ठीक है, और जूल थॉमसन इफेक्ट और पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। देखिए डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पे एक दो न्यूमेरिकल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऐसा हम लोग करेंगे कि वहाँ पे आपको लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ ही नहीं दिया है, नॉट गिवन एनीवन, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन को फिर हम लोग कैसे करेंगे देखेंगे। तो कम से कम दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तो कम से कम उसकी बात कर लें कि जहाँ पे कोई प्रेशर ही नहीं दिया हो, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि अगर कोई प्रेशर नहीं दिया हुआ है, टोटल प्रेशर नहीं दिया हुआ है, तब वहाँ पे आप क्या करिए, P total = 1 मानिए। तो आइए ज़रा सा उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन ए कंटेनर, इन कंटेनर containing 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन। कह रहे कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में 2 ग्राम हाइड्रोजन, ये कंटेनर, इस कंटेनर में 2 ग्राम H2 है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमसे पूछ लिया जा रहा है। हो सकता है कि आपसे ऑक्सीजन का पूछ लिया जाए, है ना, हाइड्रोजन का पूछा जा रहा है ना, कैलकुलेट, तो किसी का भी पूछा जा सकता था। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमको ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम को सबसे पहले क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि पार्शियल प्रेशर निकालने जा रहे हो, और पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी। क्यों, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए। इसलिए इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 2, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का कितना होता है 2, तो 1 मोल हो गया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का वेट 16 दिया हुआ, मॉलिक्यूलर वेट 32, हाफ मोल हो गया। अगर टोटल मोल की बात कर दे हम, टोटल मोल, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1/1/2, 3/2 टोटल मोल हो गया। अब देखिए बच्चे यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं दिया हुआ है, तो पीटी को क्या मान लीजिएगा, 1 मान लीजिएगा, और ऐसी कंडीशन में पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। तो हमसे क्या करें, मोल कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कह रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकाल दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि पीटी को क्या करना है, 1 करना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1, और नाउ टोटल मोल ये प्लस ये, तो इसका मतलब क्या, ये प्लस ये 3/2 है, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना मिला, 2/3। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछ लेता, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछ लेता, तब हम क्या करते, इनका मोल का मतलब 1/2, और फिर भाई टोटल मोल कितना 3/2, तो ये 2 से 2 माने 1/3 मिल जाता। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ चुकी होगी कि इस तरीके से निकाल सकेंगे। एक क्वेश्चन की बात और करते जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने कहा था आपको लगेगा कि वहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ही गिवन नहीं है और ये क्या पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, आइए ज़रा सा बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट
कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन अ कंटेनर, इन अ कंटेनर कंटेनिंग इक्वल वेट, कंटेनिंग इक्वल वेट, ये देखिए कंटेनिंग इक्वल वेट ऑफ SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 एंड हीलियम। ये देखिए जरा सा बच्चों, क्या बात है, कह रहे हैं कि इसमें 3 गैस हैं, क्या, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक मीथेन और एक हीलियम है, तीनों का इक्वल वॉल्यूम किसी कंटेनर में है, हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर बताइए। ये है हालात क्वेश्चन की, जरा सा देखिए, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और मीथेन और हीलियम किसी कंटेनर में रखी है और इनका कह रहे इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वेट, कंटेनिंग इक्वल वेट, और इनमें से हर एक का आपसे कह रहे हैं कि क्या बताइए, मोल फ्रैक्शन बताइए, पार्शियल प्रेशर बताइए, पार्शियल प्रेशर या कहिए कि मोल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि टोटल प्रेशर तो दिया नहीं है, और जब टोटल प्रेशर दिया नहीं होता है तो PT इक्वल टू 1 रखते हो, और जब PT इक्वल टू 1 रखते हो तो पार्शियल प्रेशर क्या आता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर आ जाता है। तो जरा सा देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप देखिएगा कि जो गैस इसमें सबसे हेवी है, सबसे भारी गैस जो है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर सबका वेट लोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जो वेट होगा, ठीक है ना, क्या कितना लोगे, जो सबसे हेवियर गैस है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वेट लोगे। माने यहाँ पे सबसे हेवियर गैस देख लेते हैं, इसका कितना है 64 ग्राम ये हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 16 ग्राम हो जाएगी, 16, ये कितनी हो जाएगी हीलियम 4 ग्राम। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट क्या था, 64 था। क्यों 60, ये ग्राम ना करिए, ये तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने लिख लिया। सबसे भारी गैस जो होती है ये है, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि 64 ग्राम सबके हैं, इसका भी 64 ग्राम, इसका भी 64, इसका भी 64। ये बात समझेंगे। एक बार फिर सुनिए कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे कह दिया गया कि इक्वल वेट लिया गया है, तो क्या करोगे, जो गैस सबसे हेवी होगी, सबसे भारी होगी, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसी के बराबर वेट सबका रखोगे। अब जब ऐसा करोगे तब क्या करोगे, सबके मोल निकाल दोगे, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 1 मोल SO2 का हो जाएगा, 64 अपान 16 करोगे, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट 64 अपान 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। सबके मोल पता लग गए। क्यों, सल्फर डाइऑक्साइड का मोल 1 है, CH4 का मोल 4 है, और ये क्या है कि ऑक्सीजन का मोल हीलियम का मोल कितना 16 है। अब मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर आराम से निकाल लोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल प्रेशर 1 है, तो नंबर ऑफ मोल कितना मिला है 1 टोटल मोल। जरा सा गिन लीजिए, एक का देखिए टोटल मोल 5 और 6 21, टोटल मोल कितना मिला 21, तो ये हो गया 21 नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल मोल। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका निकालिए, CH4 का निकालिए, इसका मोल कितना मिला है 4, तो 4 अपॉन 21। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकालिए, इसका मोल कितना मिला है 16, तो 16 अपॉन 21 मोल अपॉन टोटल मोल निकालोगे।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको लगा कि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है, बस कह दिया गया कि इक्वल वेट लिया गया है, 3 गैसेस 4 गैसेस ऐसे दी जाएंगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सबसे हेवियर गैस जो होगी उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आप क्या करोगे, सबका वेट लिख दोगे और फिर नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे। अब जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाए या जिसका पार्शियल प्रेशर पूछा जाए या सबका पूछा जाए, एक एक करके सबका निकाल सकोगे। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने जूल थॉम्सन इफेक्ट के लिए पढ़ा। ठीक है, जूल थॉम्सन इफेक्ट से कौन एक्सेप्शन शो कर रहा था, माने हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शन शो कर रहा था। जूल थॉम्सन इफेक्ट आइडियल गैस में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। उसके बाद जो एक्सेप्शन हुआ हाइड्रोजन और हीलियम का जूल थॉम्सन इफेक्ट से, उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इनवर्जन टेम्परेचर पढ़ना पड़ा। और इनवर्जन टेम्परेचर पे हम लोगों ने देखा जूल थॉम्सन इफेक्ट नहीं होता है या हीटिंग और कूलिंग नहीं होती है। इनवर्जन टेम्परेचर के ऊपर अगर किसी गैस को आप एक्सपैंड करते हो तो वहाँ पे हीटिंग हो जाती है, कूलिंग नहीं होती है। इनवर्जन टेम्परेचर के नीचे अगर किसी गैस को आप हीट करते हो तो क्या होता है, वहाँ पे कूलिंग हो जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर आप हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हीटिंग होगी ना कि कूलिंग होगी। और 49 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप हीट करोगे तो वहाँ पे कूलिंग होगी। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने कहा। उसके बाद डाल्टन से इफेक्ट को हम लोगों ने पढ़ा और डाल्टन इफेक्ट ने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए पढ़ा। और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने कहा कि नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए वैलिड होगा, रिएक्टिव गैसेस के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इतना। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।